हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को क्लास 10th का तीसरा अध्याय, यानी ये तो था आपका चौथा अध्याय, लेकिन अभी जो क्या लिखूं आपका रिड्यूस हुआ है, उसकी वजह से यह आपका तीसरा अध्याय हो गया है, भारतीय संस्कृति। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृति के बारे में इन्होंने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस पाठ का सारांश। सबसे पहले बच्चों, हम आप लोगों को सारांश बताते हैं किसी पाठ का, उसके बाद उसे व्याख्या सहित पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे सारांश का वीडियो और व्याख्या सहित जो हम पढ़ाते हैं उसका वीडियो आप लोग देख लेंगे, आप लोग सभी प्रश्नों का हल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारांश में पहला हेडिंग है भारतवर्ष विविधताओं का देश। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत की प्राकृतिक व सांस्कृतिक सभ्यता से पूरी तरह अपरिचित हो, वह भारत का भ्रमण करे तो उसे यहाँ बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। उसे ऐसा आभास होगा कि यह एक ऐसा देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है जो कई बातों में एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ एक तरफ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, तो दूसरी तरफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से संचित विशाल मैदान, फिर विंध्य, अरावली व सतपुड़ा का पर्वत श्रेणियों के बीच रंग बिरंगे समतल भूभाग मिलेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ सारांश बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति, अगर कोई अपरिचित व्यक्ति भारत की प्राकृतिक व सांस्कृतिक सभ्यता से पूरी तरह से अपरिचित हो, कुछ न जानता हो भारत को, मतलब बिल्कुल भी भारत को जानता न हो, वह भारत का भ्रमण करे, यानी कि भारत को अगर घूमे तो उसे यहाँ बहुत सी विभिन्नताएं, यानी अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। उसे ऐसा लगेगा कि यह देश ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही देश का समूह, एक ही देश की रीति रिवाज हैं, सभी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं लगेगा। उसे समझ में आएगा कि यह कई देशों का समूह है, यानी ग्रुप है, यानी कई देशों का समूह है जो कई बातों में एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ एक तरफ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, यहाँ जब कोई भ्रमण करेगा तो उसे देखने को क्या मिलेगा? एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियाँ, तो दूसरी तरफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से सिंचित मैदान वाले क्षेत्र, फिर विंध्य, अरावली व सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों के बीच रंग बिरंगे समतल भूभाग मिलेंगे। लेखक बता रहा है, कोई अपरिचित व्यक्ति यदि भारत का भ्रमण करे तो उसे किस प्रकार चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तरफ पर्वतीय प्रदेशों की ठंड, तो दूसरी तरफ मैदानी भागों की धूप व लू से तपती भूमि। एक तरफ 300 इंच वर्षा वाला असम प्रदेश, तो दूसरी तरफ जैसलमेर की कम वर्षा वाला तपती भूमि। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का साग सब्जियाँ, अनाज व फल फूल पैदा किए जाते हैं। यहाँ सभी प्रकार के वृक्ष, जानवर व खनिज पाए जाते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न रहन सहन, खान पान व वेशभूषा वाले लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ कई भाषाओं व धर्म संप्रदायों को गिनना आसान काम नहीं है। यहाँ पर लेखक देखिए क्या कहना चाहता है कि एक तरफ पर्वतीय प्रदेशों की ठंड, यानी कि एक तरफ ठंडी का माहौल रहेगा, तो दूसरी तरफ मैदानी भागों की धूप व लू से तपती भूमि, यानी जलती भूमि, जहाँ पर बहुत सारे गर्मी पड़ती है, और एक तरफ पर्वतीय प्रदेशों की ठंड मिलेगी देखने को। और देखिए, कई चीज़ों का एग्जाम्पल लेखक यहाँ पर दिया है। एक तरफ 300 इंच वाली, देखिए बच्चों, याद करने वाली चीज़ है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपसे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है। एक तरफ 300 इंच वर्षा वाला असम प्रदेश, असम में 300 इंच वर्षा वाला असम प्रदेश, तो दूसरी तरफ जैसलमेर की कम वर्षा वाला, जहाँ पर कम वर्षा होती है, उसकी तपती भूमि देखने को मिलेगी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, यानी अलग अलग प्रकार की साग सब्जियाँ, अनाज व फूल फल पैदा किए जाते हैं। और यहाँ सभी प्रकार के वृक्ष भी, यहाँ पर रंग रंग की सब्जियाँ मिलती हैं। भारत में देखिए बच्चों, भारत में जितनी ज़्यादा सब्जियाँ, अनाज, ये सब होते हैं और कहीं देखने को आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो लेखक ने वही बताया है। यहाँ पर सभी प्रकार के वृक्ष, कई रंगों के वृक्ष, देखिए कई देशों में सब प्रकार के वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं। कहीं पे खजूर होगा तो कहीं पे नारियल, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जानवर व खनिज पाए जाते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यानी कि भिन्न भिन्न देश के
यहाँ पर भिन्न भिन्न देश के लोग आकर बसते थे और अपना रहन सहन यहाँ पर छोड़ जाते थे। इनके पास कई सारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इनके अलग अलग इनका कोई एक वेशभूषा नहीं है, ये अलग अलग वेशभूषा भी आपको यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। अलग अलग भाषाओं व संप्रदायों को इनके भारत में इतने ज़्यादा भाषाएं और धर्म संप्रदाय हैं कि आपको उनका गिनना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो लेखक ने इसमें यह बताया है। यहाँ पर देखिए दूसरी हेडिंग क्या है, अनेकता में एकता। तो अनेकता में एकता देखिए क्या बताया गया है। भारतीय संस्कृति में बाहरी रूप से देखने पर तो भाषा, धर्म व जाति के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है, किंतु यहाँ अनेकता में भी एकता ही के दर्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए लेखक बताना चाहता है कि भारतीय संस्कृति में बाहरी रूप से जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो अनेक भाषा, धर्म, जाति व आधार के भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, किंतु यहाँ अनेकता में भी एकता के दर्शन होते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, जाति के लोग भले रहते हैं, लेकिन जब वो कोई त्यौहार मनाते हैं तो एक साथ मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत में दूसरों को अपने में समाहित कर लेने का एक अनोखा शक्ति है। जैसे रेशमी धागे में पिरोई विभिन्न मड़ियाँ एक सुंदर हार के रूप में दिखाई देती हैं। कितना बढ़िया लेखक ने एग्जाम्पल दिया है। जैसे रेशमी धागे में पिरोई हुई विभिन्न मड़ियाँ, यानी अलग अलग रंग की मड़ियाँ एक सुंदर हार के रूप में दिखाई देती हैं, जिनमें से प्रत्येक मड़ी या फूल एक दूसरे से अलग नहीं है और न ही अलग हो सकती हैं, बल्कि अपनी सुंदरता से दूसरों को मुग्ध करती हैं और दूसरों को सुंदरता से स्वयं सुशोभित होती हैं। दूसरों की सुंदरता से स्वयं भी सुशोभित होती हैं। यहाँ पर भारत में जब दूसरे लोग भी आते हैं तो भारत उन्हें अपने में समाहित करने की क्षमता रखता है। यानी कई कई देशों के लोग यहाँ पर आकर बसते हैं और अपनी संस्कृति छोड़ जाते हैं और भारत उन्हें नियम से पालन करने लगता है। इस तरह से भारत में कई देशों का समूह है। उसके बाद देखिए यह एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखने वाले लोग भी यहाँ घुल मिलकर रहते हैं तथा भारतीय संस्कृति को मानते हैं एवं भारतीय कहलाते हैं। अलग अलग देशों से लोग आकर यहाँ पर रहते हैं और घुल मिल जाते हैं और भारतीय संस्कृति को मानने लगते हैं एवं भारतीय कहलाने लगते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से निकलने वाली नदियाँ का उद्गम स्थल अलग होने पर भी उनमें से एक सा पवित्र जल बहता है। हमारी यह इच्छा है कि हमारे देश की एकता की भावना इसी तरह लोगों को जीवन प्रदान करती रहे। तो यहाँ पर देखिए यह एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है, यानी यह एक प्राचीन सत्य है कि हजारों वर्षों से लोग यहाँ अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं और हमारे भारत में घुल मिल जाते हैं और भारतीय कहलाने भी लगते हैं। भिन्न भिन्न किस तरह से भारतीय कहलाने, जिसे भिन्न भिन्न स्थानों से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्थल अलग होने पर भी एक सा पवित्र जल बहता है। जैसे देखिए जल कभी भी लगता है कि यह अलग है, उसी तरह हमारे भारत की संस्कृति भी है। हमारी यही इच्छा है कि हमारे देश की एकता की भावना इसी तरह बनी रहे। लेखक इसमें यही बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश की भावना इसी तरह बनी रहे और लोगों को जीवन प्रदान करती रहे। चलिए अपने अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। तीसरी हेडिंग आपकी क्या है, भारतीय संस्कृति के मूल में आध्यात्मिकता की भावना। भारतीय संस्कृति के मूल में आध्यात्मिकता की भावना यह भौतिक और आध्यात्मिक भावना ही है जो युगों युगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों में समाई हुई है। इसके साथ साथ सत्य व अहिंसा की भावना भी हमारे जीवन में प्राणों का संचार करती हुई हमें अमृत की तरफ ले जाती है, जो केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आवश्यक हो गया है। यहाँ पर देखिए यह भौतिक और आध्यात्मिक भावना ही है, आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित है। ठीक है, जो युगों युगों से प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष रूप में, यानी कि लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमृत तत्व का स्रोत है, नैतिक और आध्यात्मिकता है जो अनंत काल से ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए यहाँ पर ये गलत है आपका,
सबसे पहले यहाँ पर नैतिक होगा, ठीक है, नैतिक यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, नैतिक। और नैतिक का अर्थ क्या होता है? नीति और चरित्र संबंधी, आध्यात्मिक का आत्मा से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए, यह भौतिक और आध्यात्मिक की भावना ही है जो युगों युगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों में समाई हुई है। इसके साथ साथ सत्य व अहिंसा की भावना भी हमारे जीवन में प्रेरणा का संचार करती है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, नैतिक और आध्यात्मिक जो अनंत काल से ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देश में प्रवाहित होता चला आ रहा है, और जो हमारे अंदर किसी न किसी रूप में मनुष्य के जीवन में प्राणों का संचार करती हुई हमें अमृत की ओर ले जाती है, जो केवल हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए यह आवश्यक है। यह हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। क्या? भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक में गणराज्य की स्थापना। यहाँ पर हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है, जिसका अर्थ व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना सामाजिक व सामूहिक विकास कर सके। यदि एक की उन्नति दूसरे के विकास में बाधक सिद्ध होती है तो संघर्ष पैदा होता है। यह संघर्ष अहिंसा के मार्ग में चलकर ही समाप्त हो सकता है। आइए इतने का अर्थ पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है, जिसका अर्थ है कि लेखक कहता है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह सामाजिक व सामूहिक विकास कर सके। तो क्या होता है कि स्वतंत्रता पाने के बाद जो है अन्य देश के व्यक्ति घमंडी हो जाते हैं और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो वही लेखक कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे वह अपना सामाजिक और सामूहिक विकास कर सके। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को भी समस्या ना हो। तो इससे क्या, समाज में एकता रहती है और हमारी एकता बनी रहती है। यदि एक की उन्नति दूसरे के विकास में बाधक सिद्ध होती है तो संघर्ष पैदा होता है। और यदि आप स्वतंत्र होने के बाद कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे दूसरे को समस्या होगी, तो इससे आपके विकास में बाधा उत्पन्न होगी, तो संघर्ष पैदा होगा और यह संघर्ष आपको अहिंसा के मार्ग पर लेकर जाएगा और तभी समाप्त होगा। उसके बाद देखिए, अहिंसा का ही दूसरा रूप त्याग है। हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ या भोग है, किंतु हमारी सभ्यता ने भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग को प्राप्त भी त्याग में ही किया है, अर्थात भौतिकता में ही नैतिकता का गुण विद्यमान है। इसी भावना से हम व्यक्ति, समाज व देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। हमने किसी की संपत्ति को जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है, बल्कि प्रेम व सौहार्द से एक दूसरे के धर्म व संस्कृतियों में शामिल हुए हैं। हमने उनके हृदयों को जीता है, इसलिए वह चेतना आज भी लोगों में विद्यमान है। यहाँ पर यही कहा गया है, हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ का भोग है, किंतु हमारी सभ्यता ने भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग को प्राप्त त्याग में ही किया, अर्थात भौतिकता में ही नैतिकता का गुण विद्यमान है। इसी भावना से हम व्यक्ति, समाज व देश के बीच में विरोध को मिटाना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी को भी, जैसे और देशों में जाइए, वहाँ की जो भाषा है वही बोलना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए इंग्लिश, हिंदी, बंगाली जो भी आते हैं सब अपनी अपनी भाषा बोल सकते हैं, उसके लिए स्वच्छंद रूप से वो स्वतंत्र है। तो यही कारण है कि हमारे देश में एकता है, यूनिटी है, यानी कि हमारी सभ्यता ने, यही कारण है कि यहाँ पर सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं और अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। हमने किसी को भी, यहाँ पर किसी को भी जबरदस्ती नहीं रखा गया है और ना ही जबरदस्ती किसी की संपत्ति पर कब्जा किया गया, बल्कि प्रेम व सौहार्द से
एक दूसरे के धर्म व संस्कृतियों में शामिल हुए हैं। जैसे कोई किसी धर्म का है, कोई किसी देश का है, लेकिन यहाँ पर कोई यह नहीं देखता है। हम उनके कोई भी उनके यहाँ फंक्शन हुआ तो उनमें हम शामिल होते हैं और वे हमारे फंक्शन में शामिल होते हैं। तो इसलिए हमने उनके दिल को जीता है, यानी हृदयों को जीता है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए वह चेतना आज भी लोगों में विद्यमान है, आज भी लोगों में यह सब देखने को मिलता है। ये हेडिंग देखिए, सांस्कृतिक स्थिरता की भावना। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के भयानक परिणामों के बाद भी हम अपने को सुरक्षित कैसे रख पाए, इसके दो कारण हैं। पहला यह कि विभिन्न प्राकृतिक व मानवीय विपदाओं के पड़ने पर भी हम विचलित नहीं हुए, हमारी सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। देश में साम्राज्य बने और मिटे, संप्रदायों का उत्थान हुआ, पतन हुआ, विदेशियों द्वारा हराए गए, किंतु फिर भी हमने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। हमारे बुरे समय में भी हमारे देश में समय समय पर ऐसे मनीषी व कर्मयोगी पैदा होते रहे जिन्होंने देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व बौद्धिक गौरव को समाप्त नहीं होने दिया। ऐसे महापुरुषों में कुछ महापुरुष हैं रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद व रमण, महात्मा गांधी जैसे कर्मठ व कर्मनिष्ठ क्रांतिकारियों ने नाम प्रमुख हैं। धर्मनिष्ठ क्रांतिकारियों के नाम प्रमुख हैं। दूसरी बात यह है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना से ही हमारे नगर, ग्राम, प्रदेश, संप्रदाय, विभिन्न धर्म और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। यही एकता इनका संबल है। गांधी जी ने लोगों को हृदय से सुप्त इसी चेतना व क्रांति को जागृत किया है। उनकी इसी दूरदर्शिता ने उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता दिलवाई। गांधी जी के यही दूरदर्शिता ने उन्हें अपने लक्ष्य में, गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया था उन्हें उसमें सफलता मिली थी। इसलिए गांधी जी ने लोगों के हृदय में सुप्त इसी चेतना व क्रांति को जागृत किया था, जो अभी इसमें बताया जा रहा है। सामाजिक कल्याण की भावना को प्रमुखता। ये हेडिंग देखिए, यहाँ पर समाज कल्याण की भावना को प्रमुखता दी गई है। यदि हम अपने देश में उन सब अन्यायों व अत्याचारों को दोहराना नहीं चाहते तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक नैतिक चेतना तथा अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर बनानी होगी। इसमें अन्य व्यक्तिगत लाभ, भोग व स्वार्थ को छोड़कर सामाजिक कल्याण की भावना जागृत करनी होगी। हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर कर्तव्य व सेवानिष्ठ पर जोर देना होगा। हमारा देश एक सम्मिलित परिवार के समान है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से कार्य करता है कि वह सभी लोगों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके। सभी लोग अपनी पूरी शक्ति से धनोपार्जन करते हैं, इसलिए वे सब समान सुख के अधिकारी होते। इस प्रकार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जब आप सबका भला करेंगे, देश में अन्याय व अत्याचारों को दोहराना नहीं चाहते। यहाँ पर समाज कल्याण के लिए क्या क्या प्रमुखता बताया गया है। यदि हम अपने देश में सब अन्यायों व अत्याचारों को दोहराना नहीं चाहते तो हमें अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक नैतिक चेतना व अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर बनानी होगी। यानी कि सभी रूल्स को ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा अपने नए तरीके से। इसमें हमें व्यक्तिगत लाभ व भोग स्वार्थ को छोड़कर, यानी पर्सनल लाभ को छोड़कर समाज कल्याण की भावना जागृत करनी पड़ेगी। हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर सेवानिष्ठ भाव से, यानी सेवा भाव पर जोर देना होगा। हमारा देश एक सम्मिलित परिवार के समान है। देखिए, भारत एक सम्मिलित परिवार के समान है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से कार्य करता है कि हम सभी को सुख पहुंचा सके। सभी लोग अपनी पूरी तरह से धनोपार्जन करते हैं, यानी धन कमाते हैं, इसलिए वे सब समान सुख के अधिकारी हैं, मतलब बराबर सुख के अधिकारी हैं। सभी लोग तो एक ही बात सोचते हैं कि हमारे देश का कैसे भला हो और हमारे देश में सभी लोग अधिक से अधिक सुख पा सकें। तो इस प्रकार संघर्ष की स्थिति, जब सभी लोग यही सोचेंगे तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी और एकता बनी रहेगी। यह देखिए 5वां, यह लास्ट हेडिंग है, भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना। आज वैज्ञानिक उन्नति के परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति या समूह दूसरों को गिराने का प्रयत्न करता रहेगा।
इसलिए हमें ऐसे प्रयत्न करने हैं जो अहिंसात्मक त्याग और भावना को जगाए तथा भोग भावना को दबा कर रखे। यह कार्य नैतिक अंकुश के बिना संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की रचनाओं को देवनागरी लिपि में छपवाया जाए जिससे उसका आनंद सभी भारतीय ले सकें। इसके अलावा ऐसी साहित्यिक संस्थाओं की भी स्थापना की जाए जो भाषाओं का आदान प्रदान अनुवाद के द्वारा कर सके। इससे अच्छे साहित्य का निर्माण होगा तथा संपूर्ण धरती पर भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार होगा। नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, गान आदि के माध्यम से एकता को प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत भूमि पर स्वर्ग होने की परिकल्पना तभी संभव हो सकती है जब हम सब अहिंसा, सत्य और सेवा के आदर्श भाव को सभी जगह पर फैला सकेंगे। देखिए, सबसे लास्ट हेडिंग है और इसमें लेखक ने क्या बताया है। अभी हमने आप लोगों को बताया, आज वैज्ञानिक उन्नति के परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति दूसरों को गिराने का सोचता है, यानी उसका भला हो जाए, दूसरे का नहीं, यही सोचता है आज की जो जनरेशन चल रही है। इसलिए हमें ऐसे प्रयत्न करने हैं जो अहिंसात्मक त्याग को जगाए और भोग भावना को दबा कर रखे। यह कार्य नैतिक अंकुश के बिना संभव नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी नैतिकता पर अंकुश लगाना पड़ेगा, फिर ही यह कार्य हो सकता है। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की रचनाओं को देवनागरी लिपि में छपवाया जाए, यहाँ पर जिससे उसका आनंद सभी भारतीय ले सकें। यानी रचनाओं में देवनागरी लिपि को छपवाया जाए ताकि सभी भारतीय इसका लाभ ले सकें। इसके अलावा ऐसी संस्थाओं की भी स्थापना की जाए जिससे इन भाषाओं का आदान प्रदान हो सके, एक दूसरे से हम उस तरह से बात कर सके। तो यह इस तरह से आदान प्रदान होगा और अनुवाद के द्वारा इसका आदान प्रदान किया जा सके। इससे अच्छे साहित्य का निर्माण होगा। जो यह सब किया जाएगा तो इससे एक अच्छा साहित्य निर्माण होगा। संपूर्ण धरती पर भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार होगा। नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, गान आदि के माध्यम से एकता को प्रदर्शित किया जाता है। भारत भूमि पर स्वर्ग होने की परिकल्पना तभी संभव हो सकती है जब हम सब अहिंसा, सत्य और सेवा के आदर्श भाव को सारे संसार में फैला सकेंगे। जब हम सभी जगह पर यह सब जो भारतीय हमारी संस्कृति है, यानी नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, गान आदि के माध्यम से एकता को प्रदर्शित किया जा सकता है। जब यह सब फैलाएंगे पूरे देश में तभी एकता होगी और तभी देश में समन्वय की भावना उत्पन्न होगी। धन्यवाद बच्चों, आपका सारांश, भारतीय संस्कृति का सारांश पूरा हुआ। अब हम आप लोगों को व्याख्या पढ़ाएंगे इसका। इसमें कुल 16 गद्यांश हैं जो हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। हम सोच रहे हैं इसको 4 पार्ट में पढ़ा दें, यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में हम आपका इसका डिवाइड करके, क्योंकि ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इस तरह से आपका अगर हिंदी आपको पढ़ना है तो कंप्लीट कोर्स करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।